नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो अभी 57 वीडियो वाली सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 22वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 21 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, जो बच्चे की क्वेरी रहती है कि ये पीडीएफ कहाँ पे मिलती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इससे क्या होती है, आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपको व्हाट्सअप से मैसेज करना है, आपको खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सअप पे। आपको मैसेज करना है, आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी कल सीजीएल देना है, आने वाले समय में सीएचएसएल देना है, एमटीएस देना है, दिल्ली पुलिस देना है, एचसीई में देना है, जो भी एग्जाम देना है, जहाँ भी जीके जीएस पूछी जाती हो, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको हर जगह फायदा करेगी। और राज्य गवर्नमेंट में जो बात है, तो भाई जो राज्य स्तर से क्वेश्चन आएंगे उसकी जो है मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाद बाकी सभी क्वेश्चन जो है आपको फायदा ही करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो भाई 8वां पोजीशन पे आया है 2023 में क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत जो है भारत, है ना। तो 8वां स्थान ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में जो एग्जाम होगी उनमें ये काफी अहम रोल निभाएगा। इनके अलावा जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, इनमें ये सभी पॉइंट जो नीचे दिखे हैं ये आपको देखना है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत की रैंक जो है 2022 के अंदर 132वां है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता था एचडीआई का। इनके अलावा विश्व भूखमरी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। यह आंकड़ा पिछले बार जो निकला गया था रिकॉर्ड, उसमें 101वां था। ठीक है, तो हम खसक के और आगे चले गए, मतलब हमारी स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ी है। इसके अलावा विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 136वां था, लेकिन 2023 की भी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है रिजल्ट आ गई, तो 125वें स्थान पे 2023 में है। तो 2022 के हिसाब से कहेगा तो 136वां, और 2023 के हिसाब से कहेगा तो 125वां। दोनों बात ध्यान रखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। इनके अलावा गंगा नदी के कितने महाजनपद स्थित है? गंगा नदी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो गंगा नदी के जो आसपास इनकी बेसिन है, पूछा जा रहा है कि भाई इनके किनारे कितने महाजनपद फले फूले, इस प्रकार से। हाउ मेनी महाजनपद वेयर लोकेटेड इन द गंगा रिवर वैली? तो ये आपका 10 महाजनपद ऐसे थे जिनको जो है गंगा नदी वैली में आप देख सकते हैं। महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी है? 16 है, और ये हॉट टॉपिक है आपके सीजीएल के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछले 3 शिफ्ट से लगातार कर रखा है एग्जामिनर ने, तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझ लेना चाहिए। महाजनपदों की संख्या थी 16 प्राचीन काल में। 16 महाजनपद का जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा, यह अंगुत्तर निकाय नामक एक ग्रंथ है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान आ गया भाई, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, इसे अर्धवेद भी कहा जाता है, अगर किसी दिन से आपसे पूछ ले तो। ठीक है, इनके अलावा महाजनपद काल में सबसे बड़ा सम्राट जो है मतलब साम्राज्य जो था, ये मगध थे, सबसे बड़े साम्राज्य। इनकी राजधानी राजगीर थी, या फिर गिरिब्रिज भी इसे ही कहते हैं, राजगीर को ही। बिहार में अन्य जो आपका महाजनपद काल की जो आपका ये स्थित था महाजनपद, इनका कौन कौन सा नाम है? तो एक अंग और बज्जी, और साथ में आपका मगध, ये तीनों के तीनों आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा महाजनपद काल में श्रावस्ती जो जगह था, जो आपका श्रावस्ती जो था महाजनपद काल में, है ना, जहां के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, इसके अलावा पोतन एकमात्र महाजनपद काल का जो है ऐसा ये मतलब ये है क्षेत्र है जो आपका दक्षिण भारत में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साउथ इंडिया में है पोतन। इनके अलावा 16 महाजनपद में 2 जो है स्वतंत्र थे, यानी गणतंत्र कहिए, गणतंत्र थे, बाद बाकी के पास जो है राजतंत्र चलता था। ठीक है, तो जो 2 महाजनपद जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, पहले तो वहां भी राजतंत्र ही व्यवस्था थी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लगभग हर जगह राजतंत्र ही चलता था, और आज भी इंग्लैंड वगैरह में, भूटान वगैरह में राजतंत्र ही चलती है। तो जो महाजनपद थी 16, उनमें 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पे पहले राजतंत्र, बाद में जो है गणतंत्र में कन्वर्ट हो गए। जैसे हमारे इंडिया अभी गणतंत्रात्मक देश है, वैसे ही कन्वर्ट हो गए कि भाई राज्याध्यक्ष की चुनाव होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैंने सीजीएल में कितने बार आते देखा हूं कि भाई गणतंत्र का क्या मतलब है, तो इनका मतलब है कि राज्याध्यक्ष की चुनाव होती है, वंशानुगत पोस्ट नहीं होते। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी की पोस्ट वंशानुगत है कि भाई उनके फैमिली के आदमी बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो 2 महाजनपद थे जहां पे आपका गणतंत्रात्मक विशेषता थी या फिर व्यवस्था थी, तो ये आपका बज्जी और मल्ल था। ये मल्ल जो महाजनपद है, इनको थोड़ा से ध्यान से याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध जब अपनी अंतिम समय लिए, अंतिम सांस लिए, तो ये मल्लों के संरक्षण में ही उनकी जो है प्राण जो है निकली थी, यानी जो है स्वर्ग सिधार हुए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे मल्ल के संरक्षण में। ठीक है,
इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है ना। हु अमंग द फ्लोइंग इज अ ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू लिव योर लाइफ, है ना। तो हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक का नाम है, इनके लेखक हैं जी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड फेमस राइटर हैं, आप जानते ही होंगे। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक जैसे द ब्लू अम्ब्रेला ने काफी धूम मचाया, फेज 10 में भी आया, CHSL में भी आया था, और उससे पीछे जो सीरियल की मेंस हुई थी उसमें भी आया था। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये ज्वलंत किताब का नाम है। इनके अलावा द रूम ऑन द रूफ इनके अन्य पुस्तक है, टनल है, उड़ान है, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं आपके रस्किन बॉन्ड साहब के हैं। अगर आपको इसी प्रकार से एक राइटर और उन राइटर के सभी पुस्तकों की किताब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक मिल जाए, आपको वीडियो जाके व्यू कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता तो आप चैनल पेज पे जाएंगे, बुक एंड ऑथर लिखा है, और अभी अभी हाल के एक डेढ़ महीने पहले की आप वॉच कर सकते हैं। आपको एक राइटर और उन राइटर की सभी इंपोर्टेंट बुक एक ही जगह मिल जाएगा। ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेंटेंस, हार्ड टाइम्स, ये लेखक कौन है भाई, चार्ल्स डिकेंस साहब है। इनके अलावा द व्हाइट टाइगर अवार्ड विनिंग पुस्तक है या अरविंद अडिगा साहब का, 2008 में अवार्ड मिला था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, ये भी अवार्ड विनिंग पुस्तक है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो कि देसाई साहब की है, साहिबा की है, तो वो भी जो है अवार्ड विनिंग पुस्तक है। तो इन तीनों से यही पुस्तक पूछते हैं ज्यादातर। विक्रम सेठ से जो है आपका ये सुटेबल बॉय और सुटेबल गर्ल पूछे जाते हैं, जिसमें ये सुटेबल बॉय ज्यादा पूछा गया है। ये सुटेबल बॉय जो है ये ज्यादा पूछा गया है विक्रम सेठ से, और हालांकि ये सुटेबल गर्ल भी इन्हीं का किताब है विक्रम सेठ साहब का। तो ये इतने जो किताब पे चर्च हमने करा, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन शायद मिस हो रहा है, रुकिए कहीं छूट गया देखता हूं। हाँ, यही क्वेश्चन छूट रहा था, ये पहला ही नंबर पे था। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है। इन फुटबॉल व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द गोल पोस्ट टू द पेनाल्टी मार्क। तो भैया 11 मीटर होते हैं। इस इमेज पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इस इमेज को देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। थोड़ा सब्र कर देते हैं। ये देखिए कैसे समझ में आएगा, ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये वाली ये जो पीला वाली लाइन है, ये कितने दूरी मीटर भाई, 16.5 मीटर। तो भाई ये जो गोल पोस्ट है और यहां से जो आपका पेनाल्टी लाइन है, तो गोल पोस्ट से पेनाल्टी लाइन की जो दूरी होती है कितनी होती है, 16.5 मीटर होती है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल पोस्ट के सेंटर से, गोल पोस्ट के सेंटर से, तो ये जो 5.5 मीटर दूरी यानी यहां से यहां तक की बात आपसे कर रहा हो, है ना। तो भाई 16.5 मीटर में आपने यहां से ये दूरी कितनी है, ये वाला देखिए, यहाँ इस एरो से समझ में आएगा, ये 5.5 मीटर है। तो अगर आपने 16.5 में से 5.5 घटा दिया तो 11 मीटर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज तक ऐसे ही पूछा है कि भाई गोल पोस्ट से पेनाल्टी लाइन की दूरी कितनी होती है, तो आपको 16.5 मीटर आंसर देना है। इनमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है आगामी दिन के लिए बनाया कि गोल पोस्ट के सेंटर से इधर से यहां तक की दूरी तो कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। और भी यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो ये जो ये लाइन है, पेनाल्टी लाइन किस खेल में यूज होता है, गोल पोस्ट किस खेल में, पेनाल्टी मार्क किस खेल में, है ना। तो ये सब आपको बताना है जी, फुटबॉल में होते हैं। इनके अलावा इस फिगर में आ जाते हैं, इन फिगर में आ जाते हैं जो 2 खंबे गड़े रहते हैं गोल पोस्ट में, तो उनकी जो गहराई है ये 2.44 मीटर या 8 फीट होता है, और ये बीच की दूरी जो है 7.32 मीटर या 8 यार्ड होता है। ये 3D में नहीं है, नहीं तो आप समझ जाते। इस पे मैं किसी दिन क्वेश्चन रखूंगा तो बराबर आप समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही जानिए कि 2 खंबे, जो गहराई होती है बीच की, 2 खंबे की दूरी है 7.32 मीटर, और जो यहाँ पे ये पोस्ट पे जो गहराई होती है 2.44 मीटर होती है। ठीक है, अब इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था, ये वाली फिगर जो मैंने समझाया, यहाँ पे एक बार उतार लीजिए कि जो गोल पोस्ट होती है, यहाँ से जो पेनाल्टी लाइन होती है, यहाँ से 16.5 मीटर होती है। हमने सेंटर से पूछ लिया तो 5.5 मीटर के बाद जो है यहाँ से आपको देखना है, क्योंकि ये लाइन की लंबाई जो है 5.5 मीटर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है फीफा, अच्छा प्रश्न नहीं है भाई, ये है फैक्ट है। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। इसकी मुख्यालय जो है ज्यूरिख के अंदर स्थित है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना रहे थे और विजेता फ्रांस रहे थे। 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप होना है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होनी है। इसके अलावा फीफा 2026 में होंगे आगामी वाला, तो ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के अंदर सम्मिलित रूप से कराए जाएंगे। साथ ही साथ पिछले फीफा में 3 अवार्ड का नाम मैंने बताया था, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स। इन तीनों का नाम आई होप आपने याद रखा होगा। गोल्डन बॉल मेसी को मिला है,
है, गोल्डन बूट एम्बाप्पे को मिला है और गोल्डन ग्लव्स किलियन इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है लेकिन 2 बार नाम लेंगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया। इनके अलावा जलवायु परिवर्तन वाला तो बता ही दिए थे, मतलब ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये पहले नंबर ही छूट गया था इसीलिए मैं यहाँ पे आया। इनके अलावा ये पुस्तक वाला भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है? व्हाट इज आर्टिकल 120 रिलेटेड टू? तो भाई संसद में जो भाषा की प्रयोग होती है इनसे संबंधित है आपका आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 के अनुसार संसद की जो कार्यवाही भाषा है ये हिंदी और अंग्रेजी है ना। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लेटर देना चाहते हो, अर्जी देना चाहते हो, आप अपना शिकायत करवाना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी भाषा में लेटर देना होगा ओनली, ये नियम है भाई, है ना। और संसद की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी और हिंदी, यूएनए के कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, है ना। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है, इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये आपका यूएनए के अंदर कार्यकारी भाषा है। बाद बाकी आधिकारिक भाषा यूएनए के अंदर 6 है, स्पेनिश, अरबी, रशियन, है ना, और चाइनीज, ये भी जो है अधिग्रहण किए हैं लेकिन इसमें अभी कामों का संपादन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यानी यूएनए के अंदर अभी नहीं होता है, अभी अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। तो ये उधर की जानकारी के लिए था। ठीक है, इनके अलावा अनुच्छेद 123 का संबंध राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। अनुच्छेद 124 का संबंध सुप्रीम कोर्ट के गठन से है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड अभिन्यालय या फिर अभिलेख अभिन्यालय इसे हिंदी में बोलते हैं, तो इनसे आपको संबंधित है। ये अभिलेख न्यायालय क्या होती है, रिकॉर्ड न्यायालय क्या होती है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, है ना। कि जैसे एकदम देहाती एग्जांपल लेंगे ना तो जो बड़ा भाई करता है जनरली छोटा भाई भी वैसे ही करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट करेंगे किसी मामले में जो सजा देंगे, अगर सेम मामला रहा तो हाई कोर्ट भी वही सजा देके ये हवाला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में ये सजा दिए थे। आई होप आप बातों को समझ रहे हैं, नकल को एक्ट करेंगे, राइट। तो ये है भाई रिकॉर्ड के तौर पे उसे रखा जाता है, इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड अभिन्यालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यालय होते हैं और आर्टिकल 215 के थ्रू, है ना, ये आपका जो है हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट जो एक्ट करेगा उससे नीचे वाला न्यायालय फॉलो करेगा, यानी छोटका बेटा मतलब कौन, जो सत्र न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सबसे बड़ा भाई कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, उसका छोटा भाई हाई कोर्ट है, सबसे छोटा भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। ठीक है, तो जो बड़का करेगा यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना, वो नकल कौन करेगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो करेगा वो रिकॉर्ड को संजो कर रखा जाएगा, तो उसकी नकल कौन करेंगे, ये आपका नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सत्र न्यायालय कहिए। इनके अलावा अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है अगर वो देश हित के लिए सही समझे। इनके अलावा अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 148 जो है सीएजी से संबंधित है। सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू केमे नंबर के हैं, तो ये 14वें नंबर के हैं। ये क्या करते हैं, तो ये जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं, है ना, जांच करते हैं। जांच करने वाले बड़े अधिकारी हैं। और लोक लेखा समिति में जो है अपने आप में कब इसकी स्थापना हुई थी, 1921 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। इसके अलावा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से, और 7 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के विपक्ष के नेता भी कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। और ये विपक्ष के नेता माफ कीजिएगा अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विपक्ष के नेता जो हैं अध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा किस आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण अभियान डिजिटल शक्ति 4.0 शुरू किया गया, व्हिच कमीशन लॉन्च द इम्पोर्टेंट कैंपेन डिजिटल शक्ति 4.0। तो भाई ये राष्ट्रीय महिला आयोग की है जो पहल है ना, डिजिटल शक्ति। अभी इसका 4था संस्करण है तो इसका नाम 4.0 रख दिया गया। ये कभी एक संस्करण से भी स्टार्ट हुआ था, खाली डिजिटल, है ना, खाली डिजिटल अभियान के नाम, डिजिटल शक्ति के नाम से 2018 में शुरू हुआ था। यह फर्स्ट था आपका इनका कैंपेन। बाद में ये 4था फॉर्मेट मतलब 4था एडिशन है जिसका नाम डिजिटल शक्ति 4.0 रखा गया है। ये किस लिए है भाई, तो महिलाओं में जागरूकता स्तर को बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाई गई राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय अधिनियम 1990 के तहत 1992 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इस पे जो अधिनियम बना था वो 90 में ही बना था, लेकिन 2 साल के बाद जो है इस संस्था को वैधानिक निकाय के तौर पे जो है आपका स्थापना किया गया इंडिया में 1992 में।
ठीक है। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह भी देना अगर जरूरी समझा जाए, ठीक है। तो ये कैसा संस्था है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय को आप सलाहकारी संस्था भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक एक अलग होती है। इनके अलावा ये जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ये आपका कौन है? तो रेखा शर्मा है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रेखा शर्मा को आपको सीआरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इनके अलावा एलईडी लेड की परमाणु जो है कि संख्या कितनी होती है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड? तो लेड भैया एलईडी लेड जो है इनके परमाणु क्रमांक होते हैं 82, है ना। लेड सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीवी, है ना। इस प्रकार से पीवी होता है आपका सीसा का रासायनिक सूत्र। इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे, है ना, तो इनका परमाणु द्रव्यमान लगभग 207.2 होता है। कहीं कहीं आप इसे 207.4 भी देखेंगे और कहीं कहीं लगभग अगर पीछे में लगा दिया है तो लगभग 208 भी देखेंगे। तो एक मोटे मोटे तौर पे आपको 207 से 208 के बीच में जो है सीसा का जो है आपका द्रव्यमान याद रखना है। सीसा का लेड सल्फाइड होता है एक पीवीएस। ये क्या है? सीसा का ओर है, जिसे क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। आपसे पूछा जाता है ना कि भाई सीसा के प्रमुख अयस्क कौन से हैं, तो आपका आंसर होता है गैलेना। तो गैलेना को आप रासायनिक भाषा में कैसे लिखोगे? पीवीएस लिखोगे। क्या कहोगे? लेड सल्फाइड कहोगे, ठीक है। इनके अलावा आवर्त सारणी में जो उपधातु हैं, इन्हें जरा ध्यान रखें। आए दिन क्वेश्चन आए कि भाई निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं। आपको 3 धातु या फिर अधातु का नाम दे देगा और एक उपधातु का नाम दे देगा, तो आपको चुनना होगा। तो जो 7 उपधातु हैं अगर आपको याद है तो आसानी से ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ये 7 उपधातु कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलीरियम है, पोलिनियम है और आपका बोरॉन भी है और एक एंटीमनी भी हो जाएगा। एंटीमनी भी लिख लीजिएगा, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी भी इसी में आ जाता है। हाँ आ जाता है, एंटीमनी भी आता है, इसी में आता है, कोई बात नहीं। आवर्त सारणी में जो ये 7 चीज हैं, ये आपका क्या है भाई? उपधातु है। उपधातु क्या होता है? जो न तो मेटल है और ना ही नन मेटल है। न तो मेटल है और ना ही नन मेटल है। न तो धातु है और न ही अधातु है। ये बीच बिचवा वाला है, ये समझ लिए। धातुओं में ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम उपधातु, है ना। ये दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा रखता है, ट्रांसजेंडर है भाई, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कितने तत्व है हमारे यहाँ? 7 हैं। इन 7 का ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो पोलोनियम आप देख रहे हैं, इसके सबसे अधिक जो है समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई परमाणु क्रमांक जो है सेम हो लेकिन परमाणु भार जो है डिफरेंस हो, इसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक है ना। ड्यूट्रियम, पोट्रियम, ट्राइटियम का नाम सुने होंगे। उसी प्रकार से पोलेनियम के पास 27 समस्थानिक है। ये सबसे अधिक समस्थानिक अपने पास रखें। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल ज्ञात तत्व 118 है, जिसमें 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 आपका जिसका ये क्वेश्चन का बेस था उपधातु है। तीनों को जोड़ेंगे 118 होगा। मोस्ले साहब खोज करता है। 18 गो वर्ग हैं, 7 गो आवर्त हैं, परमाणु क्रमांक पे आधारित हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा रानी कर्ण नायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि ... नर्तकी थी। रानी कर्ण नायक हु वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2014 वाज अ डांसर। भैया कथक के हैं। कहाँ के हैं? कथक कहाँ के भाई? उत्तर भारत के या फिर उत्तर प्रदेश भी कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखना, तो घबराना मत। इनके अलावा सितारा देवी जो है ये भी कथक के प्रमुख नृत्यांगना है ना। मैंने आपको देवियों के बारे में सभी बता दिए भाई। सितारा देवी, रुक्मिणी देवी, बिंबाद्वती देवी, कलावती देवी, चारू माथुर, ये जो भी हैं जो देवी सरनेम लेके आते हैं ना, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो भाई देवियों जितने भी हैं उनको जरूर आप समझ लें कि ये किस डांस से जो है ताल्लुक रखती है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कलावती, बिंबावती और चारू माथुर, है ना, ये तीनों के तीनों आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इनके अलावा सितारा देवी कथक से और रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से। तो ये 5 देवियां को जरूर ध्यान रखेंगे। एक सविता देवी भी है, लेकिन इतनी जो है आज तक एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, कलावती, बिंबावती, सितारा देवी, चारू माथुर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल, है ना। इनके बाद तो आप लुसेंट वगैरह में इजी में पा जाते हैं, तो आराम से याद कर ही सकते हैं। ये सब थोड़ा जो है देखिए, मेरा कल एक बच्चा ने कॉमेंट कर रहा था कि भाई जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये तो मुझे आता ही है,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं आपको अगर ऐसा पहली बार में क्लिक हो जाए कि ये फला बुक में है तो मैं बता दूं, मैं और भी क्वेश्चन की लेवल बढ़ा दूंगा। और ये मुझे लेवल बढ़ाना, आपको पीएचडी तो कराना है नहीं, मुझे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलवाना है, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। और आज तक तो फायदा होते आया है भाई, आज तक फायदा होते ही आया है कि जो एनालिसिस भी करवाया, जो फैक्ट दिया एग्जाम में आया है ना, आगे भी आएंगे। आप लोग बिल्कुल जो है मतलब थोड़ा सा भी संदेह ना करें, है ना। तो भाई पीएचडी नहीं करना है अपने को, क्या करना है, एग्जाम पास होना है। तो एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन से पैटर्न अभी जो है एग्जामिनर तलाश रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहीं से जो है एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आ रहा हूँ और जो आपको फायदा करेगी जी, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पे जो मैंने देवी के बारे में बताया, जो नृत्य से संबंधित है उनको जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कथक उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकार में सबसे प्रमुख पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज से अभी अभी लेटेस्ट में 3 दिन क्वेश्चन ये पूछा जा गया, सीजीएल में बात कर रहा हूं मैं, कि भाई ये किस नृत्य में किस फिल्म में नृत्य निर्देशन किए या फिर कोरियोग्राफी किए या फिर आवाज दिए। तो ऐसे कई सारे पिक्चर का नाम मैं खंगाल के लाया कि भाई ये कहाँ कहाँ जो की, इनके बारे में पढ़ा मैं। तो भाई ये जो है देवदास पिक्चर में काम किए हैं। शतरंज के खिलाड़ी ये सत्यजीत रे साहब के पिक्चर है। सत्यजीत रे साहब को तो जानते ही होंगे ना, सत्यजीत रे है ना, वर्सटाइल एक्टर। तो इनको जो है ये इनकी ही पिक्चर है शतरंज के खिलाड़ी। इनमें भी जो है कोरियोग्राफी की है, देवदास में की है, माधुरी दीक्षित वाली गाना में। फिल्म बाजीराव मस्तानी, ये कौन है, हीरोइन दीपिका, इनके लिए। तो ये तीनों पिक्चर जरूर ध्यान रखेंगे, इनमें जो है पंडित बिरजू महाराज ने अपनी जो है अभिनय किए हैं। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का ओरिजिनल नाम ब्रिजमोहन मिश्रा है, जो आपके लखनऊ घराना से संबंधित है। देखिए मैंने घराना को जो है पकड़ने का तरीका बता दिया है कि बनारस घराना के लोग जो हैं, पंजाब घराना के लोग जो हैं, फर्रुखाबाद घराने के लोग जो हैं, ये ज्यादातर जो हैं ये आपके क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ घराना के जो लोग हैं वो कथक से संबंधित होते हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को रेनॉल्ड गैरोस शीर्षक के रूप में जाना जाता है। Which of the following Grand Slam tournament is also known as रेनॉल्ड गैरोस टाइटल। आज ही रवि दहिया साहब जो है मतलब क्वालिफाइंग में हार गए हैं भाई, है ना। जानते हैं रवि दहिया साहब को, आप पिछली बार जो है ओलंपिक के अंदर रजत पदक जो है जीत करके लाए थे मीराबाई चानू के साथ में। 2 रजत में, वो मीराबाई चानू, एक रवि दहिया साहब। लेकिन यहाँ पे जो है घरे में मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, मतलब मेन खेल से पहले। तो आप समझ सकते हैं कि सब दिन एक जैसा नहीं रहता किसी भी इंसान के लिए, है ना। निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को रेनॉल्ड गैरोस शीर्षक के जाना जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज रेनॉल्ड गैरोस टाइटल। तो ये फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। फ्रेंच ओपन को मैंने आपसे लोगों से एक दिन क्वेश्चन भी करा था पोल के माध्यम से कि मुझे बताइएगा कि कौन सा टूर्नामेंट जो है ये सबसे पुरानी होती है, कौन सा टूर्नामेंट जो है ये सबसे पुरानी होती है चारों में, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इन चारों में सबसे पुरानी कौन सी है ना। तो यहाँ पे मैं वो भी बात कर लूंगा। तो रेनॉल्ड गैरोस जो है फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। फ्रेंच ओपन जो है अगर साल के क्रम में आऊं तो ये जो है आपके पहला में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा आपका फ्रेंच होगा, और तीसरा आपका विंबलडन होगा, और चौथा आपका यूएसए ओपन होता है। तो फ्रेंच ओपन साल के जो है दूसरे तिमाही में की जाती है, यानी जून, इसका जो है मई जून तक हो जाता है फ्रेंच ओपन का काम। ठीक है, ये किस प्रकार के कोर्ट में खेले जाते हैं, तो क्ले कोर्ट में खेले जाते हैं या मिट्टी के कोर्ट में खेले जाते हैं, है ना। चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुरानी आपका विंबलडन है, जिसकी क्रम है क्या वर्ष में होने की, तो तीसरी क्रम है। और सबसे नई क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन का क्रम क्या है, पहला। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा चुलबुल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये सबसे नया है, सबसे पहले जो है वर्ष के शुरुआत में हो जाती है, क्योंकि इसके क्रम से भी मैं कई बार क्वेश्चन बनते देखा है एग्जाम में। इनके अलावा विंबलडन घास के मैदान पे खेली जाती है, और मैंने कहा है कि विंबलडन में किस देश का नाम छुपा हुआ होता है, तो ब्रिटेन का छुपा हुआ होता है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का देखा, फ्रेंच में फ्रांस का देखा, यूएसए में अमेरिका का देखा, तो भाई विंबलडन में भी कुछ ना कुछ तो होंगे, कोई ना तो कोई कंडक्ट करा रहे होंगे। तो ये इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इनके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। और अभी अभी जो है अल्करेज भाई जीत गया है विंबलडन भी, है ना। तो ये तो अभी नहीं पूछेंगे, इतने नजदीक वाला, है ना। इनके अलावा सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ विनेगर, तो भाई CH3COOH होता है। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, CH इसका होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनके अलावा धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इनके अलावा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
इसके अलावा खाद्य पदार्थ को संरक्षण रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग आप करेंगे, तो आप बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करेंगे, है ना। इनके अलावा मैं कुछ चीजों में अम्ल कौन कौन से मौजूद होते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, ध्यान रखें। आज के लटपटा सा चीज पूछता है कि भाई नारियल के तेल में क्या होता है, सरसों के तेल में क्या होता है ना। तो मैंने सरसों के तेल वाला भी बताया था, इरुइक अम्ल होती है इस प्रकार से, है ना। तो ये जो कुछ अटपटा सा चीज है जरूर ध्यान रखें कि इनमें कौन से अम्ल होते हैं, कभी भी एग्जाम उठा के आ जाता है मूल उठा के एग्जाम में। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में तापमान और वर्षा की क्या स्थिति होती है। अब उष्णकटिबंधीय और शुष्क क्षेत्र तो आप जानते ही होंगे ना, एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, एक शुष्क क्षेत्र भी होते हैं। तो जलवायु क्षेत्र में तो अपन जलवायु वाले देश में रहते हैं, तो आप समझ ही होंगे लैंग्वेज से। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो भैया ये निम्न तापमान और उच्च वर्षा होते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंदर, है ना। भूमध्य रेखा क्षेत्र में लगभग साल भर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन इसी बार के सीजीएल में पूछा गया है कि भाई किस क्षेत्र में लगभग सालों भर वर्षा होती है, और यही सेम क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है जहां पे लगभग सालों भर वर्षा होती ही रहती है। अब ऐसा नहीं कि कभी बंदे नहीं होता है, लेकिन होता है, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम होते हैं। इनके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोलेड्रम कहते हैं, डोलेड्रम कहते हैं भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को। यहाँ पे जो है फलों वगैरह की खेती भी होती है। इनके अलावा ITCZ, अच्छा इस डोलेड्रम को कहीं कहीं आप शांत पेटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शांत पेटी भी कहते हैं इनको, ठीक है। ITCZ का मैंने फुल फॉर्म पहले करवा रखा है, तो इन्हें और ध्यान रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्स जोन होता है ITCZ का। एक साई का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नहाई का बता ही दिया था, ट्राई का बता ही दिया था। तो ये सब कुछ फुल फॉर्म है जो आपको जरूर ध्यान रखना है। सेज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म, नबार्ड का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म, ये सब जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा यहाँ से आ जाते हैं, ये बात आपने पहले भी देखा होगा कि क्या किसको क्या कहते हैं। अभी जो ये क्वेश्चन का बेस बना था ये हमारा कहाँ पे बात कर रहा है, तो ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे डोलोड्रम लिखा हुआ भी है। विषुवत रेखीय निम्न दाब प्रदेश को डोलोड्रम कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के ये जो आपका ये भूमध्य रेखा है, ये जो लाइन है बीच में काला डॉट है ऐसा कट कट मारा हुआ, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसके जो आसपास की एरिया है यहाँ ये वाला, ये नीला जोन वाला है ना, दोनों साइड, उत्तरी साइड और दक्षिणी साइड, इसे क्या कहते हैं, डोलोड्रम या शांत पेटी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी रेखा के रिगार्ड में अगर आप 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चले गए तो आप कर्क रेखा में चले जाएंगे, और 23.5 डिग्री आप दक्षिण की तरफ आ गए तो आप मकर रेखा में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि भाई मकर रेखा, ये मान लीजिए आपका मकर रेखा है, मैं एम लिख देता हूँ, ये कर्क रेखा है, मान लीजिए मैं के लिख दिया हूँ। तो ये जो सूर्य है ये यहीं से यहीं तक चक्कर लगाते हैं और फिर आते हैं, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ये सेंटर है यहाँ पे 2 बार आ जाते हैं, इसीलिए जो है इस प्रदेश में लोग काले होते हैं, यानी टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। इतनी सी बात है ना। इसीलिए जो है हमारा इंडिया, अगर आप पूरे इंडिया के लिहाज से पूरे दुनिया के ग्लोब पे देखोगे तो हमारा इंडिया लगभग यहाँ पे है, छोटू सी, है ना, छोटू सी नहीं है तो हम 7वें सबसे बड़े, लेकिन दिखता यहाँ पे है। तो एक यहाँ पे जो है, इसीलिए इस एरिया में जो है लोग ज्यादा मतलब थोड़ा सा ये होते हैं, मतलब कम सफेद होते हैं, मतलब क्या कहेंगे, कलर थोड़ा ये होता है ना भाई, बुरा मत मानना भाई, है ना। ये दक्षिणी भारत की बात कर रहा हूँ, इस एरिया में, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे, है ना। और मैंने ये तो बता ही दिया है 0 डिग्री को क्या कहते हैं, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, 1 डिग्री में कितना मिनट का फर्क होता है ना, ये सब बता ही दिए हैं। तो ये इतना ही से क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ये भाई अपनी टाइम जो 5.5 घंटे आगे हैं वो भी आपको ध्यान रखना, कैसे आगे होता है बता दिए हैं कि भाई 1 मिनट बराबर 4 मिनट, तो 82.5 बार गुने करेंगे तो 330 हो जाएगा, 330 का मतलब 5.5 घंटा। बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुए थे, देखिए 2 क्वेश्चन आपको डेट के साथ पूछता है, एक तो बंगाल विभाजन कब हुए थे, और एक आपका पूछता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई। एक तो आपका इसका डेट पूछता है, एग्जैक्ट डेट पूछता है, और एक भगत सिंह साहब का फांसी का एग्जैक्ट डेट पूछता है। ये 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट चाहिए, इस भी याद कर लिया तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो भाई बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुए थे, ऑन व्हिच डे डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकम इफेक्टिव। तो भाई ये हुए थे आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और जब ये ही 16 अक्टूबर 1905 को जब ये आपका फिक्स हो गया कि भाई अब तो पार्टीशन होगा ही,
तो क्या हुआ, शोक मनाए गए बंगाल में, उसी दिन शोक मनाए गए। तो मैंने सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन देखा है कि बंगाल में जो राष्ट्रीय शोक मनाया गया तो वो किसके उपलक्ष्य में मनाया गया। नीचे में 4 कंडीशन दिए गए थे, बंगाल विभाजन तय होने के उपलक्ष्य में, बंगाल विभाजन घोषित होने के उपलक्ष्य में, है ना, इस प्रकार से। तो घोषित होने के उपलक्ष्य में जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन मनाया गया कि जिस दिन ये मतलब अब हो गया कि अब फिक्स हो गया भाई, बंट गए, अब ये जो है पास हो गई बात, तो जो है शोक मनाया गया 1905 में बंगाल के अंदर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन प्रभावी होने से पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यही बात मैं मौखिक रूप से बता रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमर सोनार बांग्ला नामक किताब गीत लिखे, जो आज जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है। इनके अलावा कांग्रेस के 1906 में दादा भाई नारोजी जो कहां पे अधिवेशन संभाल रहे थे, कोलकाता के अंदर, यहाँ पे स्वराज शब्द की प्रयोग करें, है ना। और स्वराज जो है पूर्ण स्वराज की मांग हम किए थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिनकी अध्यक्षता JL नेहरू जी कर रहे थे, है ना। ये लाहौर में हुआ था, यहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। और इसी पूर्ण स्वराज के यादगारी में हम जो है अपनी संविधान को, यानी हम 26 जनवरी को लागू किए थे। नहीं तो बन के तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन हम लागू किए थे ये यादगारी में, जो हमारा पूर्ण स्वराज वाला जो यादगार है लाहौर वाला 1929 वाला, इसी के चलते जो क्वेश्चन अभी हाल में आपके एग्जाम में आए भी थे। अगला हमारा 9 जनवरी 2023 को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस किस क्रमांक के प्रवासी भारतीय दिवस है। देखिए कल पूछा गया था परसों, है ना, सीजीएल में, कि जो महिला दिवस मनाया गया है वो किस क्रमांक के मनाए गए हैं। तो आपसे आने वाले दिन में ये क्वेश्चन कौन सा गुना किया है भाई, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो भाई प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9, 2023 इन इज प्रवासी भारतीय दिवस ऑफ व्हिच नंबर। तो भाई ये 17वीं प्रवासी दिवस थी, है ना। प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं ये तो आप पहले से ही जानते हैं ना, कि प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के याद में मनाते हैं प्रतिवर्ष 9 जनवरी को। लेकिन अब प्रतिवर्ष नहीं मनाए जाते हैं, प्रतिवर्ष मनाया जाता था कह सकते हैं, लेकिन अब प्रतिवर्ष नहीं होते हैं, ये बाइनियल है, 2 वर्षों में एक बार मनाई जाती है। ये कब से ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा पास्ट में चलिए समझ जाएंगे। गांधी जी कब गए थे अफ्रीका, तो 1893 में गए थे। मैं गांधी इरा सब दिन दर्शन कराता हूँ, आज बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि भाई सब दिन एक ही बात बताना सही नहीं है। तो गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे 1893 में जाके। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कई सारे काम किए जो मैंने आपको बता दिया है। इनके अलावा जब पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किए तो 2003 में हम लोग किए थे। 2003 से ये 2015 तक 2014 तक सेम हुआ, लेकिन 2015 में एक निर्णय लिया गया कि भाई अब जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये प्रत्येक साल ना होके ये अल्टरनेटिव होंगे। मतलब इस साल हुआ तो अब इस साल नहीं होंगे, अब अगली साल होंगे, मतलब 2 साल में एक बार होंगे, बाइनियल हो जाएंगे। बाइनियल मतलब 2 साल में एक साल, एनुअल मतलब सालाना। ठीक है, तो बाइनियल कर दिया गया 2015 के बाद। तो अगर 3 से आप 15 तक को गिनेंगे तो हमारे ख्याल से 13 हो जाएगा, है ना। और 15 के बाद एक 17 में पड़ा होगा, एगो 19 में, एगो 21 में, एगो 23 में, तो 4 गो ये हो गया। तो 13 और 4 17वां था ये, है ना। तो आप काउंट भी कर सकते हो। जो बच्चे सिर्फ 2003 याद कर लिया कि भाई 2003 से मनाए जा रहे हैं, तो उनकी गलती ये एग्जाम में होनी ही है, इसीलिए ये लॉजिक समझ लो। इनके अलावा 2023 प्रवासी भारतीय दिवस जो है 8 से 10 जनवरी के मध्य, यानी बीच में तो आपका पड़ेगा प्रवासी दिवस, लेकिन ये सप्ताह डिक्लेयर किया गया था और ये इंदौर में मनाए गए, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और यहाँ पे जो आपका विषय रखा गया था, थीम रखा गया था, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए थे, ये आपका गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, गुयाना के राष्ट्रपति आए थे, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। मैं इसे जो है थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा। इनके अलावा हिमालय पर्वत की ढलान भारत के तरफ किस प्रकार की है ना। What is the slope of Himalayan mountain from the Indian side? तो ये भैया कॉन्वेक्स है, उत्तल है। और अगर आप तिब्बतियन साइड में बात करेंगे इसी हिमालय का, तो कॉनकेव है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो आप समझ ही हो जाते हैं ना, एक उथला हुआ होता है, एक चपटा हुआ होता है। दर्पण चैप्टर में जो है हम ऑप्टिक्स में पढ़े हैं 9th 10th क्लास में। इनके अलावा हिमालय किस प्रकार की पर्वत के उदाहरण है, तो नवीन बलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय के स्थान पे प्राचीन काल में टेथिस सागर थे, प्लेट के टकराने से बने हैं, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। हिमालय को जो सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सगरमाथा कहते हैं, क्या माउंट एवरेस्ट
एवरेस्ट को। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8850 मीटर है। दूसरा स्थान हमारा गॉडविन ऑस्टिन का है, ये हमारा तो है ही, लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान का भी कुछ अंश है, इसीलिए 8611 मीटर। ये विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी और इंडिया में भी रहती है सबसे बड़ी है, लेकिन हम इसे पूर्णतः इंडियन नहीं मानते। इसलिए भारत की जब भी सबसे ऊंची चोटी अगर सिर्फ भारत लिखा है पूछा जाएगा तो आपको कंचनजंगा लगाना है, और अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आपको गॉडविन ऑस्टिन ही लगाना है। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन की हाइट 8611 है और कंचनजंगा की अभी सीएचएसएल में हाइट पूछा गया था 85-86 मीटर है। बहुत अच्छा याद रखने के लिए है 85-86। कहां पे है? सिक्किम के अंदर। इसके अलावा आजादी के समय भारत में शिक्षा दर क्या थी? What was the education rate in India at the times of independence? है ना, देखिए आजादी के समय भारत में शिक्षा दर 12% थी। कहीं कहीं ये 12 से 15 मिलेगा आपको, कहीं कहीं 12 से 18 मिलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल भारत सरकार की वेबसाइट है वहां पे जो है 12% दिखाया गया। तो 12% ही जो है ऑथेंटिक आंसर मानेंगे, क्योंकि एसएससी ने ये क्वेश्चन एमटीएस में करा भी था और इसमें मैंने रिसर्च भी करा था, है ना, कि भाई ये जो है 12% को आंसर सही कैसे माना। तो मैंने बहुत खंगाला तो ये 12% दिखाता है। ठीक है, तो आजादी के समय जो है शिक्षा दर 12% को मानेंगे। इनके अलावा आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में होती है। इनके अलावा आजादी के समय जो है आपका जो कृषि पर आधारित जनसंख्या थी लगभग 80% थी। 70 से 75 हमने यहाँ लिखा है, लगभग 80% से भी ज्यादा। यूं कहे कि भाई 90% से भी ज्यादा आप कहोगे ना अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल डाटा 70 से 75 या फिर 75 से 80 के बीच में जो है आपका माना जाएगा। तो आपको इस स्लैब में जो भी आंसर मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत नजदीक वाला नहीं रहता है कि 73 दे देगा 72, ऐसा नहीं है। एगो 75 देगा तो एगो 95 देगा, तो आपको समझ आ जाती है वहां पे, क्योंकि जिस चीज की जो है पूर्णतः मतलब ये क्लियरफाई नहीं है, तो वहां से जो है ऐसे ऑप्शन छोटे वाले नहीं आते हैं। जो पूरी तरीके से क्लियर है कि भाई अभी जो रेपो रेट है मान लीजिए कि रखा गया है 4.5, तो इसमें अगर 4 पॉइंट आपने 6 भी कर दिया तो गलती हो जाएगा, और ऑप्शन भी 4.5, 4.6, 4.7 दिया जा सकता है। लेकिन जो चीज पूर्णतः ये नहीं होती ना डिटेक्ट, उसमें ऑप्शन थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। इनके अलावा जनगणना 2021 में विषय जो है जन भागीदारी से जन कल्याण, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जनगणना भाई जो है यूनियन वाली लिस्ट की विषय है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यूनियन वाली लिस्ट में कितने विषय हैं आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे, क्योंकि मैं यूनियन कंकरेंट और स्टेट लिस्ट में जो है कितने विषय आपको बता चुका हूं। इनके अलावा जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कराई जाती है? तो गृह मंत्रालय में। अब खाली ये नहीं कि गृह मंत्रालय ही कराते हैं, इनके लिए एक नोडल ऑफिस बनवाया गया, लेकिन वो ऑफिस भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, इसीलिए ओवरऑल ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, जहां पे जनगणना पंजीयक होते हैं, है ना। इनके अलावा डोमकच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डोमकच फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो भैया ये छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में आपने ये नाम शायद पहली बार सुना हो, है ना, लेकिन है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे हुल्की, परघोनी, बिलमा, काक्सर, कर्मा, राउत नाचा, गेंडी, पंथी, सुआ, पंडवानी। तो इतने से तो क्वेश्चन आ गए, इतने से क्वेश्चन आए दिन आ गए, और आई होप आपको याद भी मैं करा दिया होगा, है ना। अब ये जो 4-5 नया वाला लुक दिख रहा है, हुल्की गाँव घर में क्या समझते हैं? हुल्की क्या होता है? अरे हुल्की मत मारो, मतलब कोई किसी चीज को छुप के देखोगे ना, है ना, तो इसे लोग हुल्की बोलते हैं गाँव घर में। तो ये हुल्की वाला नार जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में होता है, परघोनी होता है, बिलमा होते हैं, काक्सर होते हैं। इसके अलावा असम के कुछ नृत्य हैं, है ना, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिछुआ, अंबुबाची मेला, बगुरम्बा, होवजनाय, अब भी एमटीएस में सॉरी सीजीएल में पूछा गया, होवजोनोई, इस प्रकार से तबल चोंगली, ये सभी के सभी जो है आपके असम के अंदर स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नृत्य में वो सतरिया हो जाएगा, और बिहू त्योहार काफी फेमस है असम के अंदर, है ना, तो वो तो आप जानते ही हैं। देखिए एक प्रयास और रहता है कि जो चीज इजिली आपको किताब में अवेलेबल हो, जो जनरली बच्चे लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं, वहां की कंटेंट आप मेरे में कम देखेंगे कि भाई सीधे सीधे उठाकर छाप दे। अगर ऐसा करना होता तो मैं रोजाना 5 वीडियो बना लेता, है ना, तो ऐसा क्यों करता है कि भाई एक ही वीडियो में 5 घंटे तक मैं टाइम लगा रहा हूं, है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा असम की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सतरिया है, जो मैं नीचे लिख दिया हूं। इनके संचालनकर्ता कौन थे? तो वैष्णव संत शंकरदेव। इसके अलावा 2023 में किस रिटायर्ड एयर मार्शल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? इंडिया का नया सैन्य सलाहकार कौन बने हैं भाई? व्हिच रिटायर्ड एयर मार्शल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सीक्रेटेड इन 2023? तो भाई संदीप सिंह साहब को बनाया गया है। भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह को बनाया गया है ना। इनके अलावा जो ये एपी सिंह वाली बात है ना,
ये पोस्ट पहले किनके पास था? संदीप सिंह के पास था। क्या? भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख थे कौन? संदीप सिंह। तो ये जब हटे ना, ये बन गए आपका क्या? सैन्य एडवाइजर, है ना, ये आपका जो है मिलिट्री एडवाइजर बन गए, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो अब ये पोस्ट जो खाली हुआ इसको भरे एपी सिंह के द्वारा। देखिए यहाँ से फिर से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। रिटायर्ड एयर मार्शल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर जो सचिवालय के अंदर नया एडवाइजर बने, ये थे पहले क्या? तो ये थे पहले वायुसेना में नया उप प्रमुख थे, माफ कीजिएगा ये नया भूल जाइए, अभी वायुसेना में उप प्रमुख थे। जब ये पोस्ट खाली हुआ तो इसे पोस्ट को भरना पड़ेगा। तो इस पोस्ट पे अब कौन आ गए हैं? एपी सिंह आ गए। तो वर्तमान में वायुसेना का नया उप प्रमुख जो है एपी सिंह है, और आपका जो है सिक्योरिटी काउंसिल में एडवाइजर जो है संदीप सिंह है। और कल मैंने बताया था कि भाई आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का परमानेंट राजदूत जो है, इसे भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल ही बताया था भाई, है ना। इनके अलावा देश के मुख्य सुरक्षा सलाहकार, ये तो सभी जानते हैं, बहुत ही ऊंचे कैरेक्टर अजीत डोभाल साहब। इनके अलावा भारत के प्रथम सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत साहब थे, स्वर्गीय, इनकी जो है निधन हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। और पिछले साल वाला जो आपका पद्म विभूषण दिया गया था, इनमें इनका भी नाम था, 4 आदमी में इनको भी दिया गया था। और इस बार जो है करंट वाला पद्म विभूषण 6 आदमी को दिया गया है, जिनमें मुलायम सिंह, आपका जाकिर हुसैन साहब, महान लोबिश साहब, ये सब जो है शामिल हैं। इनके अलावा भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान साहब बने हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है तो अनिल चौहान साहब जो है सीडीएस हैं, दूसरे सीडीएस हैं भारत के। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? नगेश्वरम साहब हैं। ये सुब्रमण्यम साहब का स्थान लिए थे उसी समय जब समीर वी कामत रेड्डी साहब का स्थान डीआरडीओ के अंदर लिए थे। उसी समय जब आपका लगभग जो के सिवन साहब का स्थान सोमनाथ साहब लिए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सोमनाथ साहब तो पहले आए थे, लेकिन भाई ये तीनों क्वेश्चन उसी समय ट्रेंड में थे, तो अभी भी ट्रेंड में है ही, है ना, क्योंकि ये सब की पोस्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई इसरो ने अभी अभी एक और कीर्तिमान रचा है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसरो को भी अच्छे से परख लीजिएगा। इनके अलावा सिद्धेंद्र योगी की प्रयासों से डॉट 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 नामक शास्त्रीय नृत्य को गौरवान्वित किया गया। सिद्धेंद्र योगी इफर्ट, है ना, हैव ग्लोरीफाइड द क्लासिकल डांस कॉल्ड। तो भैया कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु सतरिया, इसके अलावा मणिपुरी, ओडिसी, ये सब आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में दे चुका हूं। यहाँ तक कि कितने शैली होते हैं ये भी खोद खोद के बता चुका हूं भाई। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कर्नो मलेश्री 1999 में मिली थी। और कर्नो मलेश्री वो प्रथम महिला है जो 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर भारत के लिए कांस्य पदक जीत करके भारोत्तोलन में लाती है इंडिया। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में प्राप्त करने वाली प्रथम लेडी तो रानी रामपाल थी, है ना, हॉकी के अंदर। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओवरऑल कोटा में पहला खिलाड़ी तो विश्वनाथ आनंद साहब। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 92 में हुआ था, 1991 में घोषणा, 2 में पहला पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद साहब को। इनके अलावा वर्तमान 2022 के लिए यह पुरस्कार जो है शरद कमल टेबल टेनिस स्टार को दिया गया है। अब इनका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इन्हीं मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 जो है अगस्त को मनाया जाता है। इनके अलावा भारत का खेल शहर निम्नलिखित में से किस शहर को कहते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द कॉल्ड द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया? तो अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद जो है यहाँ पे आपका मोटेरा स्टेडियम है, या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहिए, इनका नाम भी बदल दिया गया। इनके अलावा ये सबसे बड़ी स्टेडियम है। इनके अलावा ब्लू सिटी किसे कहते हैं भाई? तो ब्लू सिटी जो है जोधपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए, तापमान के बचने से लोग जो है अधिकांश घर की पेंटिंग ब्लू कलर से करते हैं, इसीलिए इसे ब्लू शहर कहते हैं, या फिर सूरज नगरी कहते हैं। राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर पिंक नगरी भी है, जयपुर, है ना। इसके अलावा मोढेरा का गांव है ना, गुजरात के मेहसाना जिला में है। ये यहाँ क्या हुआ भाई? सौर ऊर्जा संचालित इंडिया का पहला गांव बना है। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है जो गुजरात के अंदर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, धौलावीरा, पालिताना का जैन मंदिर, कच्छ केरन, ये सभी के सभी जो है आपके गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, यह संसद के किस अधिनियम द्वारा लागू करवाया गया? इन इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14. इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट? तो भाई ये जो है भारतीय संसद अधिनियम 2009 में लागू मतलब अधिनियम लागा गया, और 2010 में यह चीज लागू हुआ, लेकिन इस पे संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हो गया था। ठीक है, जो मैं आपको बताते आया हूँ भाई 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 में आके समाया, और एक आपका जो है 51 के एक 11वां पार्ट बन गया, मतलब 11वीं मौलिक कर्तव्य बन गया कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध
कराना पेरेंट्स की कर्तव्य वगैरह होंगे, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन ये लागू कब होती है, तो 2010 में लागू होती है। किस अधिनियम के तहत, तो यह अधिनियम आपका 2009 में ही बना था। तो हर चीज में थोड़ा सा झोल रहता है, डिपेंड करता है कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या है, क्योंकि भाई एग्जाम में थोड़ी सी मिस किए ना तो आप जो है गए, आपको लगेगा कि हम सही बना के आए, लेकिन घर पे जो है गलती हो जाती है। इनके अलावा ये शिक्षा किस मतलब विषय की लिस्ट की भी भाई चीज है, तो आपको बताना है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड के डिस्पैच को कहते हैं। छोटे मोटे बात जब एग्जाम में रहेगी तो ये भी क्वेश्चन आ जाती है। इनके अलावा हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, हु फर्स्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कल एक बच्चे का इसमें जो है डाउट भी था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो है आज को क्लियर करने के लिए लेकर के आया हूं। भैया ये चंद्रशेखर आजाद के मन में सबसे पहले हसरा की बसाने की बात आई थी। देखिए मैं जब भी आपको बताया कि दिल्ली में हसरा की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह साहब ने किया। अभी भी यही आंसर है, दिल्ली में हसरा की स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह साहब ने किया। लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा पढ़िए, क्या है भाई क्वेश्चन, कि हसरा को बसाने का सर्वप्रथम किसके मन में विचार आया, तो विचार सबसे पहले आया था चंद्रशेखर आजाद को। हुआ क्या कि भाई पहले एचआरए था, एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर के अंदर हुआ था, जिसमें बहुत सारे नेता थे। आपके चंद्रशेखर आजाद साहब थे, सन्याल साहब थे, राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, एक चटर्जी साहब थे, योगेश चंद्र चटर्जी, वाईसी चटर्जी, इस प्रकार से नाम। तो ये सभी के सभी 1924 में बसाए। तो इसमें आपने सचिंद्र सन्याल को बढ़ चढ़ के भाग लेते हुए देखा। तो इस क्वेश्चन के साथ आप सचिंद्र सन्याल को आंसर पाते हैं कि भाई जो आपका एचआरए की स्थापना है कौन किए थे, तो आपका जनरली आंसर वन लफ्ज में सचिंद्र सन्याल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी के सभी इसमें शामिल रहे थे। बाद में क्या होती है, 9 अगस्त, ये सब जो है एक ही चीज करते हैं, देश में जो है, देश में आजादी दिलाने या फिर अपनी गुट को चलाने के लिए, है ना, ये जो है कार्यरत है। समझ लीजिए, अभी समझिए थोड़ा सा कहानी। तो भाई फिर 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन कार्यवाही होती है, ट्रेन में लूट लेते हैं उनकी जो सामान रहते हैं, मतलब किस हित से, अपने घर नहीं ले जाने भाई, देश हित में लगाने के लिए। इसकी जो मतलब इसमें भाग लिए थे, अब तो इसका नाम भी बदल गया इज्जत के साथ, अब इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां साहब जो थे, इनमें भाग लिए थे। ठीक है, एक लाहौर अभी जो षड्यंत्र वाला केस है उसमें भी पूछा जाता है, तो भगत सिंह साहब थे वहां पे, है ना। अब 1925 हो गया, 24 के बाद 25, तब 26 में क्या होती है कि भगत सिंह साहब नौजवान भारत सभा की गठन करता है। ये मैं आपको बताया भी था कि नौजवान सभा से कौन जुड़े रहे, तो भगत सिंह साहब जुड़े रहे थे। अब क्या होता है, एचआरए अब सुस्त पड़ गई है, जो पहले पूरे जोशों में चलाया जा रहा था, ये अब जो है सुस्त हो गई। अब होता है ना कि भिस्सी होता है, देखिए गांव घर में लोग चाहे जो कमाते हैं वो पैसा भरते हैं कि भाई 500 रुपया पर महीना तुम जमा करना, 10 आदमी है तो 5000 हो जाएगा महीने का। अब जिसको काम होगा ये 5000 एक बार लेगा, अगली बार दूसरा आदमी लेगा, जैसे भिस्सी सिस्टम कहते हैं देहाती भाषा में, है ना। तो ये क्या होती है, शुरू शुरू में बड़े जोर शोर से चलेगा, और जैसे ही एक आदमी उसमें निकल गया थोड़ा बेईमान, तो पैसा ले लिया, उसके बाद जो है एकदम धीमा कर देगा, तो काम मंदा हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये चीज यहाँ नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। तो एचआरए का जो कार्यकर्ता वगैरह थे थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगे, थोड़ा सा धीमा होने लगे। तो इस उद्देश्य से, इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से चंद्रशेखर आजाद साहब ने इसका नाम बदलने का नाम सोचा HSRA, है ना, सॉरी हसरा, हाँ हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और सबसे पहले अपने सभी सहकर्मी जो साथ में इनके थे सबको बताया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो बात तो हो गई, लेकिन इनकी नामकरण जो किए, ये आपका दिल्ली में नौजवान सभा के सभी सदस्य और भगत सिंह साहब उनके लीडर थे, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में इसका नाम चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर कितनी बार घुमा है। अगर आपसे पूछे कि भाई दिल्ली में नाम कौन चेंज करा है, फिर हसरा का गठन कौन किया, तो भगत सिंह। सबसे पहले कौन सोचे, चंद्रशेखर साहब। इसके सदस्य कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हो जाएंगे, सचिंद्र सन्याल भी हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद भी हो जाएंगे। और हसरा के सदस्य कौन है, तो भाई भगत सिंह साहब ही। नौजवान सभा के जो भी सदस्य हैं वो भी हसरा के सदस्य हैं। तो ये कितने आंसर इससे निकल सकते हैं, आप इसके अगर समझ लिए तो अच्छे से एग्जाम में इसका आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ किस राज्य से संबंधित है, फ्रॉम व्हिच स्टेट इज चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ साहब इन द कंट्रीज, है ना। तो भैया ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में जो है इनके जन्म हुए थे, महाराष्ट्र में। DY चंद्रचूड़ साहब देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको जो है 9 नवंबर 2022 को जो है चार्ज दिया गया था। इन्होंने UA ललित साहब का स्थान लिए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, लेकिन ये जो है चीफ जस्टिस नहीं थी, एक आम न्यायाधीश की तरह ही बनी। हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस लीला सेठ बनी थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान निर्मात्री संस्था संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, है ना। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेर इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो भाई इसमें 15 महिला सदस्य थी जो संविधान सभा थे। संविधान सभा के निर्माण जो हुआ था ना, संविधान का जो ढांचा बना था वो कैबिनेट मिशन के प्लान पे बना था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 1946 में भारत आए थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और आपका एक और था स्टोबर्ट क्रिप्स।
व्हिप्स, है ना। इनके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। टेम्पोररी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। आगामी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होता है, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया जाता है। कौन करते हैं भाई? JL नेहरू करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो 2-2 दिन के गैप है, 9, 11, 13 पहला बैठक अस्थायी अध्यक्ष, दूसरा बैठक परमानेंट अध्यक्ष, तीसरा बैठक आपका उद्देश्य प्रस्ताव, राइट। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1985 में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, है ना, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे आप मैसेज करेंगे, आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।